नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। और यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे नाटक के उन प्रश्नों को यहाँ पे कराने जा रही हूँ जहाँ से बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप ये मान के चलिए कि 100% यहाँ से प्रश्न आपके 2 या 3 आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या फिर एमपीटीटी, या फिर बिहार बीपीएससी के लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा नाटक के लिए। तो यहाँ पे है हिंदी के नव नाट्य लेखन का या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। तो यहाँ पे नया जो नाटक परंपरा है उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहन राकेश को दिया जाता है। आगे है कि उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा है। किसने? तो मोहन राकेश ने। उन्होंने नाटकों के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा है। जो प्रचलित रूप था नाटक का, उसको उन्होंने आधे अधूरे नाटक में तोड़ा है। तो आधे अधूरे नाटक भी मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। तो यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन अगर पूछा जाता है कि किसका नाटक है, तो ये भी यहाँ पे मोहन राकेश का हो जाएगा। लहरों के राजहंस, यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। अगर पूछा जाता है कि लहरों का जो राजहंस नाटक है किस पर आधारित है, तो बुद्ध के भ्राता यहाँ पे नंद पर आधारित है। इसमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। तो यहाँ पे उचित समन्वय, यहाँ पे दोनों किनारों पे जो मनुष्य खड़े हैं उन्हें उचित समन्वय यहाँ पे बताया गया है। सही दिशा मिल सकती है इस किसके माध्यम से? तो लहरों के राजहंस नाटक के माध्यम से। किस पर आधारित है? तो इनके बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित यह नाटक यहाँ पे हो जाता है। और ये भी यहाँ पे किसका हो जाएगा? मोहन राकेश का हो जाएगा। इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष की प्रतीक है, तो बुद्ध यहाँ पे निर्वृत्ति पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति की यहाँ पे पक्ष की प्रतीक है, सुंदरी प्रवृत्ति की यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे बुद्ध निर्वृत्ति का हो जाता है। और दोनों के बीच में अगर किसी को पाते हैं तो नंद हो जाते हैं। इनकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर है। अगर पूछा जाए कि यह नाटक किस पर आधारित है, तो अश्वघोष का महानाटक सौंदर्यानंद पर यह आधारित नाटक हो जाता है। किसका है? यह मोहन राकेश का हो जाएगा। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहन राकेश का चर्चित नाटक कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधे अधूरे। वह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिकी युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक यहाँ पे है। तो यहाँ पे समसामयिकी जो युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक पूछा जाता है, तो यहाँ पे आधे अधूरे को बताना है। आगे यहाँ पे देखते हैं इनके और नाटकों को, मोहन राकेश जी के, कि आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन एवं लहरों के राजहंस से भी जो दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है, और दूसरा उनके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा है। किसमें? तो आधे अधूरे में। ऐसे यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि आम बोलचाल की भाषा यहाँ पे किसमें है? तो आधे अधूरे में हो जाएगा। यहाँ पे यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति और एक दूसरे से अनुकूल आम आदमी की बोलचाल, जैसे यहाँ पे सब लोग बोलते हैं आम भाषा अपने गांव देहात में, उस प्रकार की भाषा पर आधारित आधे अधूरे यहाँ पे हो जाएगा। सृजनात्मक इस्तेमाल है इसमें। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन परिस्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि दाम्पत्य स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य यहाँ पे खोखलेपन की पारिवारिक विघटन की जीवन परिस्थिति को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है, तो यह हो जाएगा क्या? आधे अधूरे यहाँ पे हो जाएगा। आधे अधूरे के नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीच शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। आगे यहाँ पे कुछ और है
कि पैर तले ज़मीन, यह एक अधूरा नाटक है। किसका है? इसे कमलेश्वर ने पूरा किया। ये है तो यहाँ पे मोहन राकेश का, लेकिन इसको जो है ये अधूरा था, इसलिए इसको मोहन राकेश जी ने पूरा किया। तो आगे यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि मोहन राकेश जी का कौन सा नाटक है जिसको कमलेश्वर ने यहाँ पे पूरा किया है? तो ये हो जाएगा पैर तले की ज़मीन, जिसको यहाँ पे कमलेश्वर ने पूरा किया है। भीष्म सहानी, अब यहाँ पे हम देखेंगे किसे? भीष्म सहानी को यहाँ पे देखते हैं, उनके नाटकों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे चर्चित नाटककार हैं जिनके प्रश्न आप यहाँ पे एग्जाम में ज़रूर देखते हैं। हानुस यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। तो हानुस जो इनका एक क्या है, ये नाटक हो जाता है भीष्म सहानी का, ये चेकोस्लोवाकिया पर आधारित एक लोक कहानी पर आधारित ये नाटक है। माधवी नाटक में गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य और उनकी माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करते हुए भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो पौराणिक कथा है उसमें सदियों से जो स्त्रियों का जीवन की जो पीड़ा और उनकी जो दशा है उसको काफ़ी प्रभावी ढंग से यहाँ पे किसने पूरा किया है? तो यहाँ पे भीष्म सहानी जी का ये नाटक आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। और वही तथ्य यहाँ पे हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न के रूप में आप देखेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में कबीरा के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व उनकी पूरी जीवनता में मूर्त किया गया है। यहाँ पे कबीरा खड़ा बाजार, ये भी किसका नाटक है? तो यहाँ पे ये भीष्म सहानी जी का हो जाएगा। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनिष्टता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। मुआवजे अगर पूछा जाता है तो ये भी उन्हीं का हो जाएगा। हानुस और यहाँ पे माधवी और यहाँ पे कबीरा खड़ा बाजार में ये सारे नाटक किसके हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा ये भीष्म सहानी का। रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला हत्याकांड के क्रूर यहाँ पे नायक कर्नल डायर और यहाँ पे शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये रंग दे बसंती चोला भी यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो यहाँ भीष्म सहानी का हो जाता है। आलमगीर में यहाँ पे औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों का सामने रख कर के उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश के द्वंद्व यहाँ पे दिखाया गया है। किसके माध्यम से? आलमगीर, इनका ये नाटक है। किसका? यहाँ पे भीष्म सहानी का हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है नाटक की दृष्टि से। इनके बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो उन्हें इन नाटकों में शामिल हैं। उन्होंने प्रसादोत्तर युग में हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया है। हिंदी नाटक क्षेत्र में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ था, किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा सन 1951 में प्रचलित उनके नाटक कोणार्क से हुई है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि हिंदी क्षेत्र में इनका प्रवेश किससे हुआ है, तो भोर का तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोर का तारा, जिसमें इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि इनको कोणार्क रचना के माध्यम से, कोणार्क जो नाटक है 1951 में प्रकाशित हुआ, इनमें इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। किसको? तो जगदीश चंद्र माथुर को। कोणार्क का हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कोणार्क नाटक किसका हो जाता है? ये जगदीश चंद्र माथुर का। और युग पूछा जाए तो यहाँ पे प्रसाद युग में ये नाटक लिखा गया। आगे यहाँ पे है कि पहला राजा, अपनी संरचना में यह ऐतिहासिक, पौराणिक और ना ही यथार्थवादी या मॉडर्न एलिगरी, आधुनिक अनियोक्ता का मंचीय रूप है। और इस नाटक में पृथु के रूप में प्रकारांतर में से नेहरू को मूर्त किया गया है और पृथु प्रथम राजा माने जाते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं और इस नाटक में नेहरू लोकतंत्र की अनेक समस्याओं को यहाँ पे उठाया गया है, जो आज यहाँ पे और अधिक जटिल और दुर्बोध हो गया है। तो यहाँ पे अगर नाटक में पूछा जाता है कि किसके बारे में है, तो यहाँ पे ज़्यादा नेहरू जी के बारे में बताया गया है। पहला राजा मतलब पहले प्रधानमंत्री वही तो थे। उसके बाद यहाँ पे शारदिया इनका एक नाटक है। इसमें 1795 में मराठों और हैदरा के
के निजाम के बीच होने वाले युद्ध और उनके परिणामों को पृष्ठभूमि के रूप में लिया गया। और यहाँ पे फिर उनके बाद दशरथ नंदन, ये भी उन्हीं का नाटक है। इसमें नाटक में रामचरितमानस की मुख्य कथा एवं उनके चुने हुए शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन को यथासंभव रामलीला पद्धति द्वारा उनके मूल रूप में आधुनिक पाठकों तक पहुंचाया गया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि दशरथ नंदन इसमें किसकी विशेषता है, तो यहाँ पे रामचरितमानस की जो मुख्य कथा है उसी पर आधारित यह नाटक हो जाता है। और यह मराठा और हैदरा के निजाम के बीच जो होने वाला युद्ध परिणाम उससे पृष्ठभूमि सारथिया में हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये क्लियर होता चलेगा कि किस नाटक में किसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल, यहाँ पे कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल तो समकालीन हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक पूर्णकालिक नाटक लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण की बात आती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी दिन इन्हीं का नाटक केवल प्रस्तुत किया जाएगा आप लोगों के सामने कि इनका कौन कौन सा नाटक है। ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, सामाजिक समस्याओं इनके नाटकों की प्रमुख विशेष रहे हैं। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। अगर पूछा जाता है अंधा युग का जो कथानक है वो किस प्रकार का है, तो ये कथानक इसका आंचलिक हो जाता है। और नाटक 4 अंकों में यहाँ पे बांटा गया है। किसका नाटक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है, किसका हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाता है किसका, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल का ये हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया है। कौन सा नाटक? सुंदर रस। और लिखा गया है 3 अंकों का नाटक है। यह जो सुंदर रस है ये जो है इनका 3 अंकों का नाटक हो जाएगा। उसके बाद मादा कैक्टस, ये मादा कैक्टस जो है ये 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। तो यहाँ पे इनके नाटकों में ये विशेषता है कि इनके नाटक कई खंड में यहाँ विभक्त हैं और उनको खंडों को याद करना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। कि अगर पूछ लेता है कि सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया है, अगर शैली पूछा जाए तो प्रहसन शैली में, और यहाँ पे जो है नाटक के जो अंक यहाँ पे 3 हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है कि मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। तो ये मादा कैक्टस जो है यहाँ पे 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक हो जाएगा। 3 आँखों वाली मछली, 3 आँखों वाली मछली को 3 अंकों का नाटक, इसमें 3 अंक हैं। किसमें? 3 आँखों की मछली। तो यहाँ पे ऐसे ही रिलेट कर लेना है कि 3 अंकों का ये नाटक हो जाएगा और 3 आँखें यहाँ पे मछली की। इसके संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिषी से चलकर 3 आँखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ पे है किसका, इस नाटक को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा गया है। मतलब जो 3 आँखों वाली मछली यहाँ पे है, इसको यहाँ पे इनके नाटक को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा गया है। तो यहाँ पे ये एक प्रश्न आपका हो जाता है। नाटक तोता मैना लोक नाट्य शैली पर लिखा गया है। जो नाटक तोता मैना है ये लोक नाट्य शैली पर लिखा गया है। रात रानी 3 अंकों का एक भावुकता प्रधान नाटक है। अगर पूछा जाता है कि रात रानी जो है ये किस प्रकार का प्रधान नाटक है, तो ये भावुकता प्रधान नाटक यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि दर्पण एक गंभीर समस्या पर आधारित नाटक है जिसमें काव्यात्मक यथार्थवाद को अपनाया गया है। तो ये दर्पण एक गंभीर समस्या पर आधारित नाटक है, इसमें काव्यात्मक यथार्थ को अपनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कर्फ्यू है, 5 दृश्यों में विभाजित एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में नाटककार एक फ्रायड का प्रभाव दिखता है। किसका? यहाँ पे फ्रायड का प्रभाव दिखता है। उसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला दीवाना, तो इनके नाटकों को ऐसे ही याद करके चलिए। यहाँ पे दर्पण एक गंभीर समस्या है, यहाँ पे दर्पण हो जाएगा, कर्फ्यू यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। क्या है? एब्सर्ड शैली का नाटक यहाँ पे हो जाएगा। कौन? अब्दुल्ला दीवाना। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसका नायक सत्य के लिए संघर्षशील दिखाई देता है। किसमें? अब्दुल्ला दीवाना में। आगे यहाँ पे है कि एक सत्य हरिश्चंद्र एक सामाजिक नाटक है। इस नाटक के अंदर ही एक नाटक खेला जाता है। अगर पूछा जाता है कि कौन सा नाटक है जिसके अंदर भी एक नाटक खेला जाता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। ये भी किसका हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक हो जाएगा। उसके बाद है संस्कार ध्वज, अंधविश्वास को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। इसमें अवधपुर गांव की कथा है। तो यहाँ पे अवधपुर गांव की कथा है संस्कार ध्वज में।
और सत्य हरिश्चंद्र तो हमने बता ही दिया। आगे यहाँ पे है कि सूर्यमुख ये पौराणिक कथा पर आधारित 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है। इसकी तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी कृति अंधा युग से की है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए कि अंधा युग भी पूछा जाए तो धर्मवीर भारती की हो जाएगी। तुलना किसने की है तो जयदेव तनेजा ने की है। पौराणिक ये जो सूर्यमुख है किस पर आधारित है, पौराणिक कथा पर आधारित है और यहाँ पे 3 अंकों का यही महत्वपूर्ण नाटक हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि मिस्टर अभिमन्यु एक ऐसा नाटक है जिसमें पौराणिक कथा के संकेत मात्र ही हैं। इसमें महाभारत के अभिमन्यु तथा आधुनिक अभिमन्यु के बीच का फर्क दिखाया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर अभिमन्यु ही पूछा जाए किस पे आधारित है तो ये महाभारत पर है। ये एक ऐसा नाटक है जो पौराणिक कथा पर आधारित मतलब कथा के संकेत यहाँ पे है, लेकिन ये आधुनिक से भी अभिमन्यु के बीच का फर्क यहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे उनका नाटक आ जाएगा सूखा सरोवर। सूखा सरोवर गीत नाट्य शैली में लिखा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। गीत नाट्य शैली में लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक है तो ये हो जाएगा सूखा सरोवर। सूखा सरोवर किसमें है तो गीत नाट्य शैली में लिखा गया एक लोक कथा पर आधारित नाटक है और इसमें जो है ये लोक कथा पर ये आधारित हो जाता है। किसका नाटक है तो लक्ष्मी नारायण लाल का। गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है, उन्हीं का ये नाटक ये भी है, गुरु भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब जो नाटकों का एक क्रम है और कहाँ से प्रश्न बन सकता है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ये मान के चलिए कि कोई भी नाटक का प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आगे यहाँ पे है कि गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका नाटक चाणक्य है, नायक जो है वो चाणक्य है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार हैं। क्या हैं? एक जनवादी नाटककार हैं। क्या हैं? लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार यहाँ पे हो जाएंगे कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार की जा रही हत्या का चित्रण है। और अन्य नाटक हैं इसमें लड़ाई 1979 में, अब गरीबी हटाओ उन्हीं का नाटक हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये नाटक के प्रश्न आप लोगों को के लिए कैसे रहेंगे और उसके अनुसार इन्हीं के जो है जो नाटक का थोड़ा जो बचा हुआ भाग है ये उसके जो है कुछ पार्ट बचा हुआ भी है भी, तो उसको हम यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग यहाँ पे ये बताना ज़रूर। तो यहाँ पे साथियों हम लेते हैं विदा, किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।